हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक फार्मा कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे। तो सबसे पहले केपीएल जो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स है, एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डाइवर्स रेंज के फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस बनाती है। और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में है, और ये 40 साल से इस बिज़नेस में है। और ये कंपनी अभी 300 से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस बनाती है, अलग अलग फॉर्म में, जैसे इंजेक्टेबल्स हो गया, ओरल सॉलिड्स हो गया, वो मतलब टेबलेट्स, कैप्सूल्स और सपोजिटरीज, और इवन ओरल लिक्विड्स जैसे सिरप्स, सैशेज, ड्राई सिरप, मतलब, और क्रीम एंड ऑनियन ऑइंटमेंट्स भी, मतलब हर तरह की दवा मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है कंपनी का। और अगर इनकी फैसिलिटीज़ देखें तो इनकी ग्लोबल बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे ईयू जीएमपी और एसएफडीए, एएन, वीआईएसए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज़ से अप्रूव्ड है। और कंपनी कुछ 80 से भी ज़्यादा कंपनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम अगर जोग्राफिक सेगमेंटेशन देखें कंपनी का, तो कंपनी का मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो लैटिन अमेरिका से आता है। तो इसने इसीलिए इसी वजह से इनको टैरिफ से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और जो दूसरा है उनका, अपना अफ्रीका से आता है, एशिया से थोड़ा है। और जो डोमेस्टिक आप देखेंगे बहुत कम दिखेगा आपको रेवेन्यू। इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से, मतलब 48-50% इनका एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू है। तो अगर अभी हम प्रोडक्ट सेगमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अगर आपको जानना है तो उसमें आपको प्रोडक्ट सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये मेजरली अभी 5 सेगमेंट्स में डील करते हैं। तो एक जो इनका जो सबसे पुराना यूनिट है, यूनिट 1, जो कि अमृतसर में, ये जर्नल मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि अपनी जो भी नॉर्मल यूसेज की जो मेडिसिन होती है, और ये हाई वॉल्यूम स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेशंस है वो बनाती है, जो जिसमें मार्जिन्स कम होते हैं बट वॉल्यूम हाई वॉल्यूम बेस्ड गेम होता है। तो ये इनका यूनिट 1 अमृतसर में लोकेटेड है, जो सबसे पुराना इनका यूनिट है, और अभी भी मेजोरिटी रेवेन्यू अगर देखेंगे तो यहीं से आता है। और जो इनका सेकेंड यूनिट है, सेकेंड और फोर्थ, जो कि बेटा लैक्टम और सेफोलोरिसिन्स का यूनिट है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स में डील करते हैं। एक जो यूनिट 2 है वो अमृतसर में, और जो यूनिट 4 है वो हिमाचल में है। और इन दोनों की अपनी अपनी मतलब स्पेशलाइजेशन है। एक ओरल सॉलिड्स और ड्राई सिरप्स में स्पेशलाइज्ड है, और दूसरा जो स्टेराइल प्रोडक्ट पाउडर होता है इंजेक्शंस के लिए, उसकी उनकी स्पेशलिटी है यूनिट 4 में। बट ये दोनों भी एंटीबायोटिक्स में डील करते हैं। तो ये 3 यूनिट्स हो गई इनकी। फिर एक इनकी यूनिट 3 जो है वो ऑन्कोलॉजी को केटर करती है, और ये एक हाई वैल्यू थेरेपेटिक एरिया है, जो कि हायर मार्जिन बिजनेस होता है कंपनी का। और ये लोकेटेड है, यूनिट 3 लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, जसोर में। और इसमें आपको कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेगी, जैसे नैनो पार्टिकल्स, पी गाइलेशन और लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ की गई है। और इस इनकी इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, उसमें इन्होंने 250 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब फ़ाइल किया है ओवरऑल लैटिन अमेरिका और CIS कंट्रीज़ में, जिसमें से उनको 40% कुछ अप्रूवल मिल चुका अब तक। और जो बाकी के भी हैं उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी मिल जाएंगे। जो पेंडिंग है वो है मेक्सिको और कोलंबिया से। अगर वो कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, अगर वहाँ से अप्रूवल जल्द ही मिलता है तो हमको बहुत एक अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि कंपनी ने कहा कि हम 25 से 30 मिलियन डॉलर्स पिछले अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ कोलंबिया और मेक्सिको से ले सकते हैं, मतलब आ सकता है, जब ये इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाएंगे तो।
तो अब इनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर्स का। तो इसमें ये काफ़ी न्यू इनफैक्ट सेगमेंट है ये। अभी अमृतसर में इन्होंने ओपन किया, डेडिकेटेड यूनिट इन्होंने बायोलॉजिक्स को 2023 में दी थी। और इसमें जो एरिथ्रो प्रोटीन है, ये इसका इन्होंने प्री क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया है और अब क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है। तो इसके बाद ये क्या नाम है, इसको कमेंस कर पाएंगे कमर्शियली। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर। और इनका कहना है कि मतलब ये मई तक ये बोल रहे हैं कि हम हमको जो लोकल एफडीए है वो मिल जाना चाहिए। और अगस्त सितंबर में फिर हम क्या नाम है इसको WHO GMP इसको अप्रूव करा देंगे और फिर उसके बाद हम इसको कमर्शियली बाहर भी बेच सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो एरिथ्रोप्रोटीन है, इसकी मैन्युफैक्चरर आउटसाइड इंडिया है 7 से 8, बट जो उन्होंने स्टडीज़ की है वो 2016 से पहले की है। और ये इकलौती कंपनी होगी जिन्होंने 2016 के बाद इस पर स्टडी की है। और 2016 के बाद का मतलब क्या है कि 2016 में एक गाइडलाइंस कुछ चेंजेस हुए थे और उसके बाद ये क्वालिटी पहली कंपनी होगी जो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और पहली इंडिया में भी होगी ऑब्वियसली। तो ये इस मॉलिक्यूल को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोडक्ट से 70 से 60-70 करोड़ तो सिर्फ इंडियन मार्केट से ही बना सकते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे भी 100 करोड़ तक का इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से रेवेन्यू आ सकता है। और जो रेगुलेटेड मार्केट है वो तो बहुत ही बड़ी है इसकी। तो वो बोलते हैं कि अब वो क्वालिटी फार्मा पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मार्केट शेयर उससे मतलब कितनी मार्केट बढ़ा पाए। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, अब उसमें क्वालिटी कितना मार्केट कैप्चर कर पाता है वो क्वालिटी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, रेगुलेटेड मार्केट में 500,000 करोड़ का मार्केट है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 100 करोड़ का, और इंडिया में भी 60 से 70 करोड़ का है। तो मार्केट तो बड़ी है। और जैसा कि हमने देखा कि 7 से 8 ही मैन्युफैक्चरर भी है, और जो 2016 का गाइडलाइन चेंज हुआ है उसका बेनिफिट भी कंपनी को ही मिलेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और फ्यूचर में भी हमको इससे पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उससे बहुत अच्छी ग्रोथ आती दिख सकती है कंपनी के लिए। और इन्होंने कहा कि हम FY28 में अकेले इस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उससे 150 से 200 करोड़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट इसको लेकर। और इसके बाद देखेंगे तो इनके पास दो और यूनिट्स है, और ये जो एरिथ्रोपोटीन है ये बेसिकली एनीमिया को कैटर करता है। और फिर उसके बाद जो दो इनके हैं वो एक अर्थराइटिस के लिए और एक ल्यूकेमिया के लिए। अभी ये स्टेबिलिटी मोड में, इसके बाद वो जाएगा प्री क्लिनिकल स्टेज में, फिर उसके बाद क्लिनिकल स्टेज में जाएगा। तो उसको टाइम लगेगा, बट इस जो एरिथ्रोपोटीन है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो कमर्शलाइज हो जाना चाहिए, और मई तक उनको अपनी लोकल इसकी भी अप्रूवल मिल जाना चाहिए FDA का। और उसके बाद यहाँ पे वो पायलट बैचेस चालू कर देना चाहिए मई जून में, बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के बाद मई जून में इनका फर्स्ट पायलट बैच चालू होना चाहिए। और अगस्त सितंबर में कह रहे WHO का अप्रूवल मिल जाएगा GMP। तो देखते हैं कैसे ये प्ले आउट होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज सेल्स भी देखेंगे तो यूनिट 1 में आपको सबसे बड़ी सेल देखने को मिलेगी, बिकॉज वो हाई वॉल्यूम है बट वहाँ मार्जिन थोड़ा कम होता है। और मार्जिन सबसे ज़्यादा जो अभी पर्टिकुलर यूनिट में वो यूनिट 3 में होगा। और अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे सेगमेंट वाइज भी, तो इंजेक्टेबल्स में हमको मोर देन 60% रेवेन्यू आता दिखेगा। और इंजेक्टेबल्स में इन जनरल मतलब इसमें एक दो इंजेक्टेबल्स है जो ऑन्कोलॉजी में यूज़ होते हैं, उसके मार्जिन्स बड़े ज़्यादा होते हैं, बट मेजॉरिटी जो इंजेक्टेबल्स है उसमें 25-30% का EBITDA बनता है। तो ये तो अभी हमने पूरे बिजनेस की बात कर ली कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कंपनी बनाती क्या है, मतलब प्रोडक्ट्स उसके देख लिए हमने। एक जो कंपनी के साथ मतलब प्रॉब्लम है, उसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं। जैसे कि कंपनी पहले जन औषधि में भी सप्लायर थी, और कंपनी को
कई कंट्र जो स्टेट्स हैं कंपनी को क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स को ब्लैक लिस्ट किया है। छत्तीसगढ़ ने किया है और केरला ने किया है, कर्नाटका ने किया और इवन आसाम ने भी किया है। तो और हर जगह मतलब क्वालिटी बिलो जो होती है, क्वालिटी जो होती है वो ख़राब थी। हर जगह उन्होंने यही रीज़न बताया और पर्टिकुलरली क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स है जो उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, कहीं 2 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स में इनको हर जगह लगातार ब्लैकलिस्टिंग की गई है। तो ये एक देखिए फार्मा जो कंपनीज होती है वो उनके लिए बहुत हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। अगर आपको क्वालिटी के मामले में अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी पकड़ लेती है तो फिर आपका जो जितना भी रेवेन्यू हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। तो वो बहुत डिपेंडेंट होता है, ट्रस्ट इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और रेगुलेटरी कंसर्न भी सबसे ज़्यादा होता है फार्मा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हेल्थ के साथ लोगों की डील कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। अगर इसमें कुछ 19-20 क्वालिटी का होता है तो हमने देखा है कि कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये तो क्वालिटी की बात हुई। और एक और जो चीज़ थी 2022 में शायद, तो जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रमेश अरोड़ा और जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनको मतलब जो अपना सीबीआई ने बुक किया था, जिसमें ब्राइबरी का मामला था और उसमें भी कुछ बिलो स्टैंडर्ड जो अपनी क्वालिटी थी इसकी दवाओं की, और उन्होंने सप्लाई की थी, फिर उसके बाद उन्होंने ब्राइबरी दी थी, ऐसा सीबीआई का कहना है। तो उसमें बुक किया था इन्होंने, एफआईआर भी की थी मैनेजिंग डायरेक्टर और जो अपने दूसरे डायरेक्टर हैं उनके अगेंस्ट। तो ये सब मतलब देख के आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होना चाहिए कि जितना नंबर्स आपको दिख रहे हैं हो सकता है कि ऐसे कुछ मामले अगर सामने आ जाते हैं तो हम लोग को बहुत बड़ा यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी एक हैंग कर रही है। अगर ये सब जो इनके ऊपर केसेस हुए हैं अगर वो फिर से ओपन होते हैं या फिर से ऐसी कुछ चीज़ें होती, क्योंकि एक कहावत है कि अ टाइगर नेवर चेंजेस इट्स पैच। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी को मतलब रेड फ्लैग्स में डालता है, जो कुछ चीज़ें इनके साथ पिछली बार पिछली हो चुकी है इससे पहले। अब आगे चलें, अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पहली बात तो मैनेजमेंट मतलब बहुत ओपन नहीं है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ना वो रेगुलर कॉन कॉल्स करते हैं, रेगुलर के आज तक उन्होंने कॉन कॉल नहीं किया। और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी देते हैं वो बहुत डिलेड होती है, मतलब किसी क्वार्टर देते हैं किसी क्वार्टर नहीं। तो उसके बाद भी मतलब फ्यूचर आउटलुक की जब अगर बात करेंगे तो अभी FY26 में तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम 500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे विद 22% या 22 से 25% एबिटा। और FY27 में उन्होंने कहा है कि हम 700 से 750 करोड़ करना चाहिए, और इसमें हमारा जो रेवेन्यू ये मार्जिन है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। बिकॉज हमको और एक्सपांशन नहीं करना, हमारे फिक्स कॉस्ट उतने ही रहेंगे और उसके बाद हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो वहाँ पे हम लोग को 25 to 30% एबिटा देखने को मिलेगा। और कंपनी का लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है वो उनको 1000 करोड़ रेवेन्यू करना है FY29 में। और यहाँ पे बोले कि थोड़ा सा हमारा एक्सपेंस फिर बढ़ सकता है, क्योंकि हमको रेगुलेटरी चार्जेस थोड़े देने होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा। तो ये 1000 करोड़ वो कैसे पहुँचेंगे, तो एक जो बायोलॉजिकल अप्रूवल है जो हमने अभी बात की वो अ, उसके कुछ फ्यू जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो यूरोप में भी होंगे। और उसके बाद कंपनी ने 25 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मेक्सिको में किया है और अभी तक उसमें से सिर्फ एक अप्रूवल मिला है। तो जब वो और भी मिलेंगे और कुछ लैटिन अमेरिका में भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हुए, तो वहाँ से जब अप्रूवल आएंगे तो हमको फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में। और वो उसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडर करते हुए उन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म गाइडेंस FY29 के लिए 1000 करोड़ की दी है, और विथ लेस देन लिटिल लेस देन 30% एबिटा। तो यहाँ पे अभी आज कंपनी की बात करें तो कुछ 90 करोड़ का एबिटा है। तो मतलब कंपनी अगले 4 साल में या बात करें 3 साल में, 3 साल में कंपनी अपने एबिटा को 3 टाइम्स बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे ज़रूर एक मतलब आप देखेंगे आपको अपॉर्चुनिटी तो लगेगी, बट हमको ये चीज़ें भी नहीं भूलनी है
कि अगर एक कुछ भी यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन कंपनी के अगेंस्ट में होता है तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको कुछ भी एक्शन लेना चाहिए। तो यही कुछ बताना था। ये थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमिस्टिक भी लगता है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स भी देखने को मिलते हैं। तो एक मिक्स्ड काइंड ऑफ कंपनी है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। और ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपना जो एनालिसिस है खुद करें। और यही कुछ बताना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी का एनालिसिस आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।